हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। एक 11th के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 11th के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स को जे एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ना है वो है फिजिक्स। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जिसके बारे में हम पढ़ना जानते हैं, चाह रहे हैं, वो फिजिक्स है क्या। फिजिक्स चीज क्या है, फिजिक्स क्या है। तो अभी फिजिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो 9th-10th से हम सीखते आ रहे हैं। 9th-10th में हमने पढ़ा था कि ये फिजिक्स जो है वो साइंस के अंदर पढ़ा था। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स को साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ा था। तो एक छोटी सी बात हम यहाँ से सीख सकते हैं, छोटा सा टर्म हम कह सकते हैं क्या, कि ये जो फिजिक्स है ये साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। अब आप सोचोगे कि ये साइंस क्या है, ये साइंस क्या चीज होती है, तो वो हमारे पास्ट में पढ़ चुके हम लोग उसको। तो साइंस के बारे में बेसिक एक छोटी सी बात मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो साइंस है उसका एक मतलब होता है टू नो अबाउट एनीथिंग। साइंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टू नो अबाउट एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? हमारा साइंस कहलाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमती है, ठीक है, सनराइज सनसेट क्यों होता है, वगैरह वगैरह। नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि अगर धरती अपने एक्सिस पे घूम रही है, अगर सडनली रुक जाए तो क्या होगा। तो क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, क्या रीजन रहा होगा इनके पीछे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सारी बातें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, तो उसी का एक पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो साइंस का एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ नेचर और नेचुरल फिनोमेना में डील करेंगे। हम सिर्फ किस में काम करेंगे जी? हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना में डील करेंगे। तो हम चाहें तो फिजिक्स को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो साइंस का एक ऐसा पार्ट है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना में डील करता है। क्लियर है? सीधी सी बात समझ में आ गई कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स साइंस का एक ऐसा पार्ट है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना में डील करता है। मतलब जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना में डील करे, ये पता करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारे रीजन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? फिजिक्स कहलाएंगे। ठीक, तो फिजिक्स के एक बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा, एक बेसिक टर्म सीखा। हालांकि बहुत छोटी सी लाइन में हम फिजिक्स को समराइज करने की कोशिश करें, बट फिजिक्स इस छोटी सी लाइन में समराइज होती नहीं है। क्या सीखा हमने? कि फिजिक्स साइंस का एक ऐसा पार्ट है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना में डील करता है। लेकिन जब हम फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के लॉज क्या है। ठीक, अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा एक्स जो है वो किस स्कूल में पढ़ता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा एक्स किस स्कूल में पढ़ता है। अब एक दिन उस बच्चे के पेरेंट्स जो है वो प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। प्रिंसिपल को कहते हैं कि जी हमारा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है। अब आप सोचो, अब आप ये बताओ कि इतना कह देना कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, इतना कह देने से प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके टर्म में हम डील करें, किसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं आइडेंटिफाई करेगा, सीधी सी बात है। तो मतलब प्रिंसिपल पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि बच्चे का नाम क्या है। फिर क्या पूछेगा? बच्चे का क्लास कौन सा है। फिर क्या पूछेगा? बच्चा कौन से सेक्शन में, अगर क्लास में कोई और सेक्शन है तो एक छोटी सी बात हमें रियलाइज होती है, छोटी सी चीज हमें समझ में आती है, वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट जैसे एक्स था, वो बच्चा कौन है ये पता लगाने के लिए हमें कम से कम 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली क्या? उसका नाम। दूसरा क्या? उसका क्लास। तीसरा क्या? उसका सेक्शन। जब तक ये तीनों बातें पता नहीं होंगी हम एग्जैक्टली उसको फिगर आउट
नहीं कर पाएंगे, हमें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो कौन है। जिस तरीके से एक बच्चे को स्कूल में आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 बातें चाहिए थी, 3 टर्म्स पता होने चाहिए थे, सिमिलर मैनर में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के लॉज क्या है, ये पता होने के लिए, ये समझने के लिए भी हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। क्लियर है, समझ आ रही बात? फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के लॉज क्या है, ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। तो जिन टर्म्स के हेल्प से हम फिजिक्स और फिजिक्स के लॉज को समझेंगे बेटा, उस टर्म्स को हम लोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। कोई आपसे पूछे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या कहोगे कि फिजिकल क्वांटिटी आपको किसको समझने में हेल्प करती है? तो फिजिक्स के लॉज को समझने में हेल्प करती है, फिजिक्स को समझने में हेल्प करती है। क्लियर है? तो इसके साथ लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका एक और क्राइटेरिया होता है कि वो क्वांटिटी मेजरेबल होनी चाहिए। अगर वो क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही? तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर कर सको, जो मेजरेबल हो, और जिनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज को समझते हैं। कम ऑन, रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या कहेंगे बेटा सब लोग बताओ, क्या बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो, जिनको आप मेजर कर सको और जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को समझ सकें, वो सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बात? अब जैसे स्टूडेंट एक्स के लिए बात करी थी मैंने, स्टूडेंट एक्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है बताओ? नेम, क्लास, सेक्शन। समझ आ गई बात? उस स्टूडेंट एक्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन थी? नेम, क्लास एंड सेक्शन। सिमिलर मैनर में फिजिक्स को समझने के लिए जो हमें चीजें चाहिए उनको हम लोग क्या कह देंगे? फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, कैसी कैसी होंगी, वो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है? और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहले कौन सा है? फंडामेंटल है। दूसरी क्वांटिटी कौन सी कहलाती है बच्चों? तो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन रेज होता है कि ये फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनको मेजर कर सकें और जिनके हेल्प से फिजिक्स के लॉज को समझ सकें, वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे सामने जो टर्म आया है कि इसके जो 2 कैटेगरी है वो फंडामेंटल और डिराइव्ड है। अब ये फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है? अब फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है, उसको भी प्रैक्टिकल तरीके से समझ लेते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, आप सबको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक दिन मैं आपसे पूछता हूं, अब आप लोग सब लोग बताना कि क्या आप सलमान खान को जानते हो? क्या कहोगे? यस सर, जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं सलमान खान कौन है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक, चलो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सलीम जी को जानते हो, सलीम जी कौन है? अब बोलोगे सर ना, हम नहीं जानते, नाम नहीं सुना, है ना? अब मैं आपको एक हिंट करता हूँ। सलीम जो है वो सलमान खान के फादर हैं। जो सलीम खान है वो सलमान खान के फादर है। अब बोलोगे अब जान गए, अब सब लोग जान गए, पक्की बात। अब जरा देखो, मैंने जब आपसे कहा कि सलमान खान कौन है, आपने क्या कहा? यस सर जानते हैं सलमान खान, ठीक है। जब मैंने कहा कि सलीम खान कौन है, आपने कहा नहीं सर हम तो नहीं जानते। जब मैंने कहा कि वो जो सलीम खान है वो सलमान खान के फादर है, अब आप जान गए। अब ये जो 2 नाम मैंने लिए, सलमान खान और सलीम खान, इन दोनों नामों में एक डिफरेंस है, एक अंतर है। अब बोलो क्या है वो? अब आप कह रहे होगे सर एक बेटा एक बाप है,
एक का नाम सलमान है, दूसरे का नाम सलीम है। अब अगर मैं विद इन फिजिक्स रह के बात करूं तो एक डिफरेंस है बेटा। वो डिफरेंस क्या है कि सलमान खान कौन है ये बताने के लिए मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। जब मैंने आपसे कहा सलमान खान को जानते हो, आपने कहा हाँ सर जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब सलमान खान कौन है ये पता लगाने के लिए हमने किसी की हेल्प नहीं ली। लेकिन सलीम खान कौन है ये बताने के लिए मैंने किसका सपोर्ट ले लिया बच्चे? सलमान खान का सपोर्ट ले लिया ना। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? तो सिमिलर मैनर में जैसे मैंने एग्जांपल में कहा कि सलमान खान कौन है ये बताने के लिए मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, सलीम खान कौन है ये बताने के लिए मैंने किसकी हेल्प ले ली? सलमान खान की हेल्प ले ली। सिमिलर मैनर में बेटा, सिमिलर मैनर में जिन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो क्वांटिटी क्या है हम किसी की सपोर्ट ना लें, किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे? जिस क्वांटिटी को समझने के लिए कि वो क्वांटिटी क्या है हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है, वो अपने आप में डिफाइंड होती हैं, सेल्फ डिफाइंड होती हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। और जिनको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने फंडामेंटल की हेल्प ले ली वो क्वांटिटी क्या कहे जाएंगे बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी कहे जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इसमें सलमान खान कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ये बताने के लिए कि वो कौन है हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब सलीम खान की बात आई बच्चे तो सलीम खान कौन सी कैटेगरी में आ गए? डेराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हमने किसके हेल्प से उसको उनको एक्सप्लेन कर दिया? विद द हेल्प ऑफ सलमान खान। क्लियर है? तो हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सेल्फ डिफाइंड होती है, जिनको बताने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो क्वांटिटी क्या कही जाएंगी? फंडामेंटल कही जाएंगी। और जो फंडामेंटल के हेल्प से डिफाइन होंगे बच्चे वो क्वांटिटी क्या कही जाएंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी कही जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? फंडामेंटल समझ आ गया, डेराइव्ड समझ आ गया, फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गई। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक दो टर्म्स और आते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी को दो एडिशनल कैटेगरी में डिवाइड करता हूं मैं, दो एडिशनल कैटेगरी बनाते हैं। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरी जो क्वांटिटी होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये स्केलर और वेक्टर बनाने का क्राइटेरिया अलग है, पैरामीटर अलग अलग है। अब ये स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है ये दो नामों से बड़े फेमिलियर होंगे आप लोग, क्योंकि 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं इन सबको। तो ये स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, तो हम सब जानते हैं क्या कि स्केलर वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये बताने के लिए कि वो क्वांटिटी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि 5 किलोमीटर रन करो, कर जाओ सर मेरी मर्जी, मैं इधर रन करूं, इधर रन करूं, इधर रन करूं, कहीं भी रन कर जाओ। तो जब मैंने आपसे कहा 5 किलोमीटर रन करो, आपके पास फ्रीडम थी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ही रन करो, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ही रन करो, अब बताओ अब आपकी फ्रीडम खत्म हो गई, अब आप किधर रन करोगे? सिर्फ नॉर्थ में रन करोगे। बात समझ में आ रही? तो जो फर्स्ट टर्म मैंने दिया जिसमें मैंने कहा कि 5 किलोमीटर रन करो, मैंने आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड शेयर किया, और वो मैग्नीट्यूड कितना था? 5 किलोमीटर। लेकिन जो दूसरा टर्म मैंने आपके सामने रखा कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में रन करना है, तो जो 5 किलोमीटर नॉर्थ है उसमें 5 किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है, और जो नॉर्थ है वो डायरेक्शन के लिए यूज में आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे 5 किलोमीटर नॉर्थ बोलूंगा तो आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, मैंने आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया। बात समझ में आ गई? तो जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है
उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो मैग्नीट्यूड तो रखता है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है उसकी, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हालांकि बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म और है बच्चे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आप सबने नाम भी सुना होगा। इलेक्ट्रिक करंट के पास बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल वो एक वेक्टर क्वांटिटी काउंट नहीं होता। अभी तक जितनी नॉलेज है आपको उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट सही मायने में इलेक्ट्रिक करंट को हम एक तीसरा नाम देते हैं जिसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ऐसा, क्या रीजन है, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, थोड़े दिनों बाद बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता तो है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, तो चलो उसके बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी बेटे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर मैग्नीट्यूड रखता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। एक छोटी सी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे सिखाता हूं, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कमान बोलो तो सर ये क्या बोला आपने, क्या कहा मैंने, दुनिया में जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉसिबल ही नहीं है स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव होना। जिस दिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होने लगी ना बच्चे, उस दिन हम मार्केट से जाकर के -2 लीटर दूध खरीदेंगे। नहीं, जिस दिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो गई हम मार्केट से जाकर के -2 लीटर दूध खरीदेंगे। आप सोचोगे सर -2 लीटर दूध खरीदने का मतलब क्या है। अब हम नॉर्मल क्या करते हैं, दूध खरीदते हैं, पैसे देते हैं, -2 लीटर खरीदना है तो क्या करेंगे, दूध भी देंगे और पैसे भी देंगे। बात समझ में आ गई। तो जिस दिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होने लगी बेटा हम ऐसा करने में कैपेबल होंगे। बट प्रैक्टिकली अभी हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसके इररिस्पेक्टिव जो वेक्टर क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो सकती है, वो पॉसिबल है। वो होती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाती है। बट फिलहाल इतने पे ही कंक्लूड करते हैं कि जो वेक्टर होती हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन जो स्केलर होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बातें सीख ली स्केलर और वेक्टर के बारे में। जब इससे आगे बढ़ेंगे बेटा तो एक टर्म आएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो करें कैसे। एक बड़ा सीधा सा तरीका है, कोई भी चीज ले लो, जैसे मैंने ए ले लिया, अब इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया। क्या किया मैंने, ए लिया और इसके ऊपर क्या किया, एरो लगा दिया। अब जब ए के ऊपर एरो लगा देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, वेक्टर ए। बात समझ में आ गई। अब ये जो मैंने टर्म लिखा है बेटा, ए के ऊपर एरो लगाया है, इसमें ए स्टैंड करता है मैग्नीट्यूड के लिए, ए किसके लिए स्टैंड करता है, मैग्नीट्यूड के लिए, और एरो किसके लिए स्टैंड करता है बेटा, डायरेक्शन के लिए। ए स्टैंड करता है मैग्नीट्यूड के लिए और एरो स्टैंड करता है डायरेक्शन के लिए। इसका मतलब ये रहा कि अगर किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर किसी के ऊपर मैंने जैसे बी लिख दिया, बी के ऊपर एरो लगा दिया, इसका मतलब ये रहा कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी। बात समझ में आ गई सबको। तो जिस किसी के ऊपर एरो लगा होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब जैसे सी के ऊपर एरो लगा दो तो सी स्टैंड करता है किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। एरो किसके लिए स्टैंड करता है, डायरेक्शन के लिए। तो इसका मतलब अगर सी के ऊपर एरो लगा है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे इसमें ए मैग्नीट्यूड के लिए स्टैंड करता है, बी मैग्नीट्यूड के लिए स्टैंड करता है। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए को चलो वैसे ही लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हम लोग मॉडुलस के अंदर वेक्टर ए को डाल देंगे। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखने का एक और तरीका हमारे सामने, एक और मेथड है जिसे हम लिख सकते हैं। वो क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड लिखना है जिस भी वेक्टर का, उसको मॉडुलस के अंदर रख दो। ठीक, अगर किसी भी वेक्टर के आगे मॉडुलस लगा हुआ है तो आपने समझ लेना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है। अब जैसे मैंने 5 किलोमीटर नॉर्थ को मॉडुलस में रख दिया, क्या किया मैंने, कमान फिर से बताओ क्या किया मैंने, 5 किलोमीटर नॉर्थ को मॉडुलस में रख दिया। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ में 5 किलोमीटर किसके लिए स्टैंड करता था बच्चे, मैग्नीट्यूड के लिए। नॉर्थ किसके लिए स्टैंड करते हैं, डायरेक्शन के लिए। तो जब 5 किलोमीटर नॉर्थ को मॉडुलस के अंदर रखोगे तो मॉडुलस के बाहर क्या आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। क्या आएगा मॉडुलस के बाहर, 5 किलोमीटर आएगा। हम डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गई बात। तो मॉडुलस जिस किसी के ऊपर लगा हुआ होता है बेटा, हमने समझ लेना है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब बताओ इसमें मैग्नीट्यूड के लिए कौन स्टैंड करता था, ए और एरो में से, तो ए स्टैंड करता था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ए लिख सकते हैं। क्लियर है। सिमिलर मैनर में अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड दिस सिंपली इक्वल्स टू बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने सीख लिया क्या, कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस वेक्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब थोड़ा सा और टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वेक्टर के कुछ टाइप्स आते हैं। मैं टाइप के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करता चलूंगा, सारे टाइप एक साथ आपको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा काम करते चलेंगे। जैसे एक टाइप आता है बेटा जिसको हम लोग फिजिक्स में यूनिट वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अब नाम से क्लियर है बेटा यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है क्या, यूनिट का मतलब एक है ना, कम फिर से बताओ, यूनिट का मतलब एक। ठीक, तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा यूनिट वेक्टर है और कौन सा नॉर्मल वेक्टर है। क्योंकि नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब आप सोच रहे हो कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, हम पता लगाएंगे कैसे कि कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है और कौन सा वेक्टर हमारा नॉर्मल वेक्टर है। तो जब कभी भी यूनिट वेक्टर को लिखना होता है बेटे, हम लोग क्या करते हैं, जिसके ऊपर जिस जैसे में जो ए को यूनिट वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसके ऊपर एरो नहीं लगाते, एक कैप सा बना देते हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं ए कैप। क्या पढ़ेंगे, ए कैप। तो जिसके ऊपर कैप लगा हो उसके बारे में आपने समझ लेना है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर। अब जैसे ए के ऊपर कैप लगा हो, इसका मतलब कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। मतलब ये समझ लो कि जिसने टोपी पहन ली उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। नहीं, सीधी सी बात है क्या, जिसने टोपी पहनी उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब ए कैप है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाहो तो आप ए कैप पढ़ सकते हो या पढ़ने वाले ऐसा भी पढ़ सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए। ठीक, सिमिलर मैनर में बी के ऊपर कैप लगा दोगे तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर बी, कह सकते हैं हम लोग इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक बात बताओ, अगर मैं मॉडुलस के अंदर एक कैप लिखता हूं तो बाहर क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए मैं बताओ, ये लिखना चाहिए क्या। अगर मॉडुलस के अंदर ए कैप लिखता हूं तो मॉडुलस के बाहर ए लिखना चाहिए क्या, बताओ। नहीं, क्यों,
क्योंकि ए कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और मॉडुलस किसके लिए यूज करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो अगर मॉडुलस के अंदर ए कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए होगा कि 1 होगा। मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड, ए कैप बोले तो यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसका मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा, ए या 1 होना चाहिए। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए कैप है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सिमिलर मैनर में अगर मॉडुलस ऑफ बी कैप है तो क्या आ जाएगा बाहर, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर बी वेक्टर है तो मॉडुलस के बाहर क्या लिखूं, बी या 1, बी या 1, बी या 1, क्या बताऊं, बी। अगर मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर है तो क्या लिख दें, बताओ। मॉडुलस के अंदर अगर ए वेक्टर है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है कि कब हमने मॉडुलस के बाहर 1 लगाना है और कब हमने मॉडुलस के बाहर ए या बी लिखना है। ठीक, तो जब कभी भी किसी भी कैप को मॉडुलस के अंदर रखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे, और अगर किसी नॉर्मल वेक्टर को मॉडुलस के अंदर रखेंगे तो उसका एक नॉर्मल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट सब लोग समझ लिया। अगर समझ लिया तो फटाफट अपने नोटबुक में लिख लो। देखो मैं आप लोगों को नोट्स नहीं बनवाऊंगा। अब आप सोचोगे कि मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखो नोटबुक में, तो ऐसी चीजें बहुत सारे बुक्स में बनी हुई है, बहुत सारे बुक्स में आप बुक्स ही पढ़ लो। ठीक है, सीधा सा मेरा तरीका बेटा ये है कि मैं जो पढ़ाऊं वो आप अपने दिमाग में स्टोर करते चलो। क्यों, क्योंकि पेपर हम दिमाग लेके देने जाएंगे, नोटबुक लेके देने नहीं जाएंगे। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा, आप उसे नंबर पे शेयर कर सकते हैं। चलो स्क्रीन पॉज करो और सब लोग लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वेक्टर की बातें थी। ये वेक्टर था जिसमें हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना सीखा हम लोगों ने कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे लिखना है, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी कैसे लिखना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने आज सीख लिया। अब एक छोटा सा टर्म आता है, छोटी सी चीज और सीखते हैं। जब हम लोग 9th 10th में पढ़ रहे थे तो मैथमेटिक्स में आपको सर ने एक एक्सिस पढ़ाया होगा, एक्स एक्सिस, एक दूसरा एक्सिस पढ़ाया होगा, वाई एक्सिस। सही मायने में एक और एक्सिस होता है बेटा जिसको हम लोग जेड एक्सिस। हमारे पास 3 तरीके के एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, तीसरा है जेड एक्सिस। अब ये जो तीनों एक्सिस है, ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कौन बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, ये तीनों ही एक्सिस जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब तीनों के बीच में कितना एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री। जैसे एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। जेड और एक्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर। तो जो तीनों एक्सिस होते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और किसी भी दो के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये तो हमारा था नॉर्मल एक्सिस की बात कर रहे थे हम लोग। जब हम वेक्टर पढ़ रहे होते हैं, जब हम वेक्टर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, वेक्टर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। जैसे एक टर्म लिखेंगे आई कैप। आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। क्या, आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन बताता है। एक दूसरा लगाते हैं बेटा जे कैप। जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन बताता है। और तीसरा हम लोग यूज करेंगे के कैप। के कैप जो है बेटे वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन बताता है। तो जब कभी भी किसी के आगे आई कैप लगा हो, आपने समझ लेना है कि वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। अगर किसी के आगे जे कैप लगा हो,
आपने समझ लेना है वो y एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर किसी के आगे k कैप लगा हो तो आपने समझ लेना है कि वो z एक्सिस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग i कैप का सहारा लेंगे, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग j कैप का सहारा लेंगे और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग k कैप का सहारा लेंगे। बिकॉज इन सब के ऊपर कैप लगा है, क्या नाम देना चाहोगे इनको? यूनिट वेक्टर नाम देंगे। क्यों यूनिट वेक्टर नाम दे रहे हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में क्या लगा होता है बेटा? कैप लगा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई कैप को क्या कहते हैं बेटा? आई कैप को आप कह सकते हो यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग है बताओ? एक्स एक्सिस। आई कैप क्या हमारा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप को क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलर मैनर में के कैप को क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग, बताओ, जेड एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस। ठीक। अब बिकॉज तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं बेटे, अब जरा सब लोग बताइए मुझे क्या लिखेंगे हम लोग? अगर मैं मॉडुलस ऑफ आई कैप लिखता हूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे? आई या वन? वन। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं मॉडुलस ऑफ जे कैप लिखता हूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे? जे या वन? वन। क्यों? यूनिट वेक्टर है। एंड सिमिलरली मॉडुलस ऑफ के कैप क्या लिखना चाहिए बच्चों? बोलो तो वन। ठीक है? तो हम चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके की बातें सीख सकते हैं। यहाँ पे एक डेटा में लिख सकता हूं बेटा, क्या कि मॉडुलस ऑफ आई कैप इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जे कैप इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ के कैप इक्वल्स टू वन। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि तीनों वन के इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड वन है, तो वन 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 आ गए, तो इन तीनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ के कैप, अगर तीनों वन है बेटा, तो क्या मैं आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इक्वल्स टू के कैप लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकते हैं क्या? तीनों तो यूनिट वेक्टर है, आई कैप भी यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, के कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो क्या मैं आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इक्वल्स टू के कैप लिख सकता हूं? बोलो यस और नो। बोलो, लिख सकते हैं क्या? तीनों यूनिट वेक्टर है, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? हम ऐसा नहीं लिख सकते। तीनों यूनिट वेक्टर है बट फिर भी हम ऐसा नहीं लिख सकते। बताओ क्यों? क्यों नहीं लिख सकते हम लोग? तीनों यूनिट वेक्टर है, बताओ क्यों नहीं लिख सकते? तीनों यूनिट वेक्टर है, फिर भी हम क्यों नहीं कह रहे तीनों इक्वल है? बताओ क्यों नहीं इक्वल? इक्वल इसलिए नहीं है बच्चे, क्योंकि आई कैप जो है मैग्नीट्यूड वन है, नो डाउट, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड वन है, नो डाउट, के कैप का भी मैग्नीट्यूड वन है, लेकिन बिकॉज तीनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तीनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, इसलिए ये तीनों वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। अब यहां से एक नया टर्म आता है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब कहे जाएंगे? तो वेक्टर्स इक्वल तब कहे जाते हैं बेटा जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अब यहां से इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की कंडीशन आती है, तो इक्वल वेक्टर कब कहे जाएंगे? जब हमें पता हो कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तब आप उस वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हो। अब यहां पे जो हमारे पास वेक्टर है बेटा, एक है आई कैप, जे कैप, के कैप, नो डाउट मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, लेकिन डायरेक्शंस इक्वल नहीं है। एक एक्स एक्सिस की बात करता है, एक वाई एक्सिस की बात करता है, एक जेड एक्सिस की बात करता है। बिकॉज तीनों के डायरेक्शंस डिफरेंट है, इसलिए तीनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे बेटा कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये बात जो है वो 200% गलत है।
ठीक है, यूनिट वेक्टर है लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके डायरेक्शंस अलग अलग है। डायरेक्शंस क्या है? डिफर कर रहे, इसलिए तीनों इक्वल नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हमने आई कैप सीख लिया, जे कैप सीख लिया, के कैप सीख लिया, अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। एक पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। से द पॉइंट इज ए, x1, y1, z1। एक दूसरा पॉइंट बनाता हूं बेटा बी, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं चलो x2, y2, z2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे मैं एक बात पूछूं कि एक बात बताओ कि अगर मैं ए से बी को एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ए से बी को मैंने क्या करा, एक लाइन से ज्वाइन करा दिया। अगर मैं ए को बी से एक लाइन से ज्वाइन करता हूं तो जो हमसे पूछा जाएगा कि जो ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी है, इस ए बी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर ए और बी को एक लाइन से ज्वाइन कर दूं तो बताओ इसका जो है हमारा वो वेक्टर फॉर्म कैसा होगा। तो देखो, अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं और इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है हमने बेटे, कहां से जा रहे हैं, ए से कहां पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जहां पे एंड हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो जहां पे एंड हो रहा है वो कौन है, बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x2। तो जहां पे एंड हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ था, a, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। अब बताओ एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है, आई कैप। तो इसके आगे क्या लगा देंगे बच्चे, आई कैप। क्लियर। सिमिलर मैनर में अब हम क्या करेंगे, जहां पे एंड हुआ उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। जहां से स्टार्ट हुआ उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 इंटू y एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, j कैप। प्लस क्या करेंगे बेटा, सब लोग बताओ क्या करना चाहिए। अब जहां पे एंड हुआ उसका z कोऑर्डिनेट बोले तो कितना, z2। जहां से स्टार्ट हुआ उसका z कोऑर्डिनेट कितना, z1। z एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, a कैप। तो अगर मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ए से बी की तरफ जो जाने वाली लाइन है उस लाइन को वेक्टर फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे कह दूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, जो ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए बी और एरो, इसमें मैग्नीट्यूड के लिए कौन स्टैंड करता है, ए बी। अब हम सब ने मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी ये वाली लेंथ निकालना सीखा है। ए बी बोले तो ए से लेकर के बी तक की लेंथ हम सब सीखते हैं। अगर ए बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दे दूं तो आप समझ जाओगे कि ये वाली लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी को वेक्टर फॉर्म में तो लिख लिया, अब ए बी लेंथ कैसे निकालें, तो सबने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे ए बी की लेंथ, तो बताओ, सबने पढ़ा है, अंडर रूट क्या लिखते हैं हम लोग, आपने दो कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। प्लस में क्या लिखेंगे बच्चे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास बिकॉज तीसरा भी एक्सिस है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और आपसे कहे कि उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखो और उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो उसका वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा सा होगा बच्चे और उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा सा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सब लोग स्क्रीन पॉज करके इसको कॉपी करो, चलो करो सब लोग फटाफट, स्क्रीन पॉज करो और कॉपी कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आई कैप किसके लिए यूज करेंगे, एक्स एक्सिस को बताने के लिए। जे कैप किसके लिए यूज करेंगे, वाई एक्सिस को बताने के लिए। के कैप किसके लिए यूज करेंगे, जेड एक्सिस को बताने के लिए।
अब फटाफट स्क्रीन पॉज करके सब लोग क्या करो, कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं मैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको डीपीपी टाइप का क्वेश्चन चाहिए, 15-20 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब बोलोगे सर वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट है बेटे ranjanclasses.com, www.ranjanclasses.com। आप इस वेबसाइट पे जाकर के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से भी डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं कि अगर सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4। अब मैं आपसे कहूं कि ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो लिख दो। ए से बी को ज्वाइन करना है तो जहां पे एंड हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2, जहां से स्टार्ट हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो 2 - 1 यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई कैप। ठीक, फिर क्या करना है बताओ, जहां से एंड हुआ उसका वाई कोऑर्डिनेट बोले तो 3, जहां से स्टार्ट हुआ उसका वाई कोऑर्डिनेट बोले तो 2, तो -2, वाई एक्सिस वाला बोले तो जे कैप, एंड लास्ट में क्या लगाएंगे बताओ, सब लोग बताओ क्या लगाएंगे, 4 - 3 के कैप। अब इसको चाहे तो नॉर्मल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 - 1 1 आई कैप, 3 - 2 1 जे कैप, 4 - 3 1 के कैप। अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दिस इज ए बी वेक्टर। क्लियर है, चलो समझ आ गई बात, ओके। अब आपसे पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बताओ, तो अंडर रूट क्या लिखोगे बोलो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 4 - 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ऐसा देखो, अब इसको देख करके एक बात आपको समझ में आएगी क्या, कि एक चीज जरा देखो, जो आई कैप के साथ मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप के साथ मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप के साथ मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर। तो अगर मुझे एक वेक्टर दे दिया जाए तो हम मैग्नीट्यूड ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, जो आई कैप में मल्टीप्लाइड होगा उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप में मल्टीप्लाइड होगा उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप का मल्टीप्लिकेशन होगा उसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो हम चाहे यहां से तो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 + 1 + 1 बोले तो अंडर रूट 3। क्लियर है, गुड आउट, समझ आ गई बात। चलो एक सेल्फ प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो हम ऐसा कर लेते हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं मैं, जो हमारे पास पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या ले लेते हैं, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 0 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1 2 1। अब बताओ ए बी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, तो क्या लिखेंगे, एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 - 0, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्या लगाएंगे आई कैप क्योंकि x एक्सिस वाली बात कर रहे हैं, प्लस क्या लिखेंगे 2 - 0 j कैप प्लस क्या लिखेंगे 1 - 0 k कैप। थोड़ा मॉडिफिकेशन कर ले तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। तो दिस इज द AB इन वेक्टर फॉर्म। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, अंडर रूट क्या लिखोगे
1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वापस क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, वापस वो चीज आ जाएगी। बोले तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो वापस वही आ गया, आई कैप के मल्टीप्लाइड जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो हम उसको चाहे तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट 6। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, समझ आ गई बात? अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए तो हम उस कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं और उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। आज इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे सीरीज में हम यहीं पर रोकते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, वेक्टर को ही कंप्लीट करेंगे। तो वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलेंगे अगली वीडियो।